आज हम एशिया का कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। अभी एटलस के अंदर जो है वो आप लोगों को एशिया का कॉन्टिनेंट दो तरीके से मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको एशिया पॉलिटिकल और एक मिलेगा एशिया फिजिकल। ठीक है, तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। पॉलिटिकल मैप जो है वो मेजरली कंट्रीज दिखाता है और फिजिकल मैप जो है वो फिजिकल फीचर्स दिखाता है। तो हम एटलस में इन फीचर्स को साथ साथ मार्क करते हुए चलेंगे ताकि हमें ये चीजें जो है वो ध्यान रहे, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें से आते हैं। तो हमें फिजिकल लोकेशंस एंड कंट्रीज का आइडिया, दोनों ही चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो हमें दोनों ही मैप इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों ही चीजों को देखते हुए चलना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है वो एशिया पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप को जो है वो एक्सेस करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो मैप के हिसाब से देखेंगे। तो मैप के हिसाब से देखने पर हमें जो है वो मैप देखने को मिलता है, जो अभी हम देख पा रहे हैं फ्लैट अर्थ का मैप जो है वो हम देखेंगे। और इस मैप को देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज की तारीख में एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट के साइज की बात करें तो आपको ये चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट साइज वाइज देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपका आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका, फिर आता है फिफ्थ नंबर पे आपका एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एंटार्क्टिका यहाँ मैप पे दिख नहीं रहा, बट आप मार्क कर लीजिएगा अपने मैप पे। सिक्स नंबर पे आपका आएगा यूरोप और सेवन नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और इनका साइज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपन ने साइज अलॉट कर दिया है इन सबको कॉन्टिनेंट्स को। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट देखेंगे एशिया। सो आज हम एशिया की बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले एशिया और यूरोप दोनों एक ही कॉन्टिनेंट पे हैं, सिचुएटेड हैं। तो ये अलग कहाँ से होते हैं या इनका डिमार्केशन कहाँ से होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां से शुरू करेंगे। तो एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर एक माउंटेन चेन दिखा रखी होगी। ये अपने को मेजरली जो है वो फिजिकल मैप में देखने को मिलेगी। तो हम इस माउंटेन चेन को यहाँ पे मार्क करेंगे, जिसको इराल माउंटेन के नाम से लिख रखा होगा। उराल माउंटेन एक तरीके से रशिया को, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्री है, यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये यूराल माउंटेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात जो है वो आप लोगों के लिए वो ये है, यूराल माउंटेन इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड मतलब जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स आज भी फोल्ड हो रहे हैं और इनकी हाइट आज भी बढ़ रही है, उसी तरीके से जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन पहले के टाइम पे प्लेट बाउंड्रीज की जो सरफेस थी या प्लेस बाउंड्रीज जहां टकरा रही थी वहां बने थे फोल्डिंग होने से। पर आज की तारीख में इनके नीचे बाउंड्री नहीं है, वो एक तरीके से मर्ज हो चुकी है, या वो माउंटेन जो है वो अब यहां पर फोल्डिंग अब इनकी और ज्यादा हो नहीं रही है, ये अब बढ़ना रुक गए। अगर अपन प्लेट वाला मैप देखते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक वाला, तो उसके अंदर ये चीज सामने आती है अपने, या ये चीज समझ में आती है कि प्लेट टेक्टोनिक वाले मैप्स जो देखेंगे ना, तो वहां पे अपन ने ये समझ में आता है कि प्लेट टेक्टोनिक जो होते हैं उन प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर यहां पे कोई भी प्लेट नहीं है। पूरा यूरोप और एशिया एक ही वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट पे। तो यहाँ पे बीच में फॉल्ट नहीं है, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ फोल्डिंग नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पहले के टाइम पे थे। बट वो नीचे की प्लेट दोनों आपस में इतने टाइम तक एक साथ एक दूसरे से टकराई रही, वो आपस में वेल्ड हो गई एक तरीके से, या मर्ज हो गई। तो उराल माउंटेन इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब जब हम उराल माउंटेन से नीचे चलेंगे तो उराल माउंटेन के बाद में हमें यहां पर देखने को मिलेगा एक सी जिसका नाम है कैस्पियन सी। हालांकि ये नाम के लिए सी
है ये तालाब, इसका सिर्फ नाम सी है, ये है लेक, बिकॉज इट इज टोटली सराउंडेड बाय द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में घिरा हुआ है, और इसका किसी भी समुद्र में कोई रास्ता नहीं निकलता है। बट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारे पानी का वो भी है, तालाब भी है। इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये मार्क कर लेना, ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। इसके बाद में यहां पर देखेंगे हम, तो हमें एक माउंटेन चेन देखने को मिलेगी इधर, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीचों बीच है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक माउंटेन चेन है, जिसको कॉकेसस माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कॉकेसस माउंटेन कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में 6 सितंबर को जो एनडी का पेपर हुआ था, उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सी माउंटेन चेन मिलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, बट हमें सभी फिजिकल फीचर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें यहाँ पे एटलस में मिलेंगे कॉकेसस माउंटेन। कॉकेसस माउंटेन से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी एक तरीके से एशिया और यूरोप के बीच में सिचुएटेड है। इसके नॉर्थ में ये वाला पूरा एरिया यूरोपियन है, और इधर साउथ वाला पूरा एरिया जिसमें मेजरली टर्की आता है, वो पूरा एशिया में, एशिया का हिस्सा है। ये चीजें आप एटलस में मार्क करते हुए चलो। अब ब्लैक सी के पास में यहां पर इस वाली जगह को देखेंगे हम थोड़ा सा गौर से, तो यहां पे एक छोटा सा शहर है इस्तानबुल। इस्तानबुल शहर यूरोप में आता है, यानी कि ये जो लैंड का हिस्सा है ये पूरा यूरोप में है, और ये इधर एशिया में है। तो यहां पे ये जो पतला सा नाला है जो इन दोनों को अलग करता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT। अब स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट ऐसी कोई एक जगह होती है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को, एक वाटर बॉडी और एक वाटर बॉडी को जोड़े, या दो बड़े लैंड को अलग करे, सेपरेट करे, इसको स्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पे बनेगा एक स्ट्रेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, क्योंकि वो एक तरीके से यहां पे इन एरियाज को अलग कर रहा है। किसको? एशिया और यूरोप को। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस मिल जाएगा आपको यहां पे लिखा हुआ। स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस से आगे बढ़ेंगे अपन तो मिलेगा सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से और आगे बढ़ेंगे अपन तो हमें यहां पे एक और पतला सा नाला मिलेगा, या एक और पतला सा एरिया मिलेगा। ये यहां पे शायद बहुत अच्छे से नहीं दे रखा होगा, तो जिन लोगों के पास ऑक्सफोर्ड एटलस होती है, ऑक्सफोर्ड एटलस के अंदर ये चीज जो है वो थोड़ी सी आगे के पेजेस टर्न करेंगे आप, तो आपको एक टर्की का मैप मिलेगा। वहां दिखा रखी है अच्छे से, एक मिडल ईस्ट का मैप मिलेगा, या वेस्ट एशिया लिखा होगा उस पे, जिसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और ये वाला पूरा एरिया जो है वहां पर डिटेल में दिखा रखा होगा। ये एरिया इस तरीके से, ये वाला पूरा एरिया वहां पे दिखा रखा होगा ढंग से, इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पूरे एरिया को दिखा रखा होगा। उस मैप में आपको ये चीज अच्छे से दिखाई दे जाएगी। नहीं है आपके एटलस में तो आप मार्क कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्क भी कर सकते हैं।
तो यहां पर हम आ गए एजियन सी में, मरमरा सी और अगला सी है एजियन सी, और इन दोनों के बीच में जो ये पतला सा नाला है इसको कहते हैं डार्डिनेलिस स्ट्रेट, इसको कहते हैं डार्डिनेलिस स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ डार्डिनेलिस या डार्डिनेल स्ट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। ये एटलस में नहीं लिखा होगा शायद तक, बट इसको मार्क कर लें तो आपके लिए बेटर है। ध्यान रखने वाली बात, डार्डिनेलिस स्ट्रेट कहां पर पड़ता है? डार्डिनेलिस स्ट्रेट पड़ता है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। डार्डिनेलिस स्ट्रेट एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। सी ऑफ मरमरा, एजियन सी। तो हम कहां से कहां आ गए? हम एक तरीके से पूरे एशिया को पूरे यूरोप से अलग कर चुके हैं। कैसे किया हमने अलग? तो हम यहां पर देखते हुए चलेंगे एक बार वापस कि हमने कैसे अलग किया था पूरे एशिया को पूरे यूरोप से। पूरे एशिया को पूरे यूरोप से अलग करने के लिए सबसे पहले हम यहां से शुरू हुए थे। कहां से? हम रशिया में चालू हुए थे। हमने पहले यूराल माउंटेन मार्क किया, फिर हम कैस्पियन सी आ गए, फिर हम यहां से जो है वो कॉकेसस माउंटेन से होते हुए ब्लैक सी पहुंचे। ब्लैक सी से हम जो है वो यहाँ पे सी ऑफ मरमरा पहुंचे बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए, और फिर हम डार्डिनेलिस स्ट्रेट से होते हुए एजियन सी पहुंचे। और इस तरीके से हमारा एशिया और यूरोप अलग हो गए। इस तरीके से हमारा एशिया और यूरोप अलग हो गए। ठीक है, दिस इज हाउ एशिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। ये एशिया और यूरोप का सेपरेशन हो गया था। अब यहां पे क्या आ गया? एजियन सी आ गया। अभी रिसेंट में एजियन सी के बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहेंगे। आपको क्यों बता रहा हूं? इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं। एक का नाम है टर्की, यहां पे टर्की है, और एक का नाम है यहां पर है आपकी ग्रीस। एक्चुअली यहां पर ग्रीस और टर्की के बीच में इनमें से कुछ एक आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है। और क्योंकि यहां पर समुद्र की ज्यादा गहराई नहीं होने की वजह से ये एक शैलो सी बनता है, और यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के कुछ भंडार पाए गए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो है वो इस जगह पे कंट्रोल को लेकर जो है वो डिस्प्यूट चलता रहता है। तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जगह कहाँ है और इसकी बाउंड्री किस कंट्री से लगती है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछती है या एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको लोकेशन वाइज कंट्री और मैप्स ध्यान होने चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे कोई भी चीज न्यूज में चले या न्यूज में जब आती है तो आप जो है वो उसको न्यूज में देखें जरूर कि एटलस में वो कहाँ है, वर्ल्ड मैप में वो कहाँ है। गूगल अर्थ पे देख सकते हैं आप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे भी आप देखिए उस जगह को, आप थोड़ा सा बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि वो जगह कहाँ पर है। तो एजियन सी इज हियर। इस एजियन सी को एक बार के लिए साइड छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम यूरोप में फिर डिस्कस करेंगे। अभी एशिया की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सिप्रस। ये भी न्यूज में चल रहा है। क्यों? टर्की और सिप्रस के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है, क्योंकि टर्की ने जो है वो सिप्रस का इधर नॉर्थ वाला इलाका जो है वो कैप्चर कर लिया था, जिसको भी वजह से यहाँ पर सिप्रस जो है वो और टर्की इनके बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट रहती है, लड़ाई रहती है। तो सिप्रस का आइलैंड यहां पर है। कहां पर? मेडिटेरियन सी में। ये जो समुद्र है जो अब यहां पे हमें मिला, कहां पे? तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में एशिया के बीचों बीच मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी वेरी इंपॉर्टेंट सी, वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट, क्योंकि इंडिया से जाने वाला सारा सामान स्वेज कैनाल से होकर मेडिटेरियन सी जाता है और मेडिटेरियन सी से ही यूरोप जाता है। तो मेडिटेरियन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बन गया। और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच सी कनेक्ट्स थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो ये तीन कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट कर रहा है, एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है,
यूरोप को भी कनेक्ट कर रहा है और अफ्रीका को भी कनेक्ट कर रहा है। हालांकि मेडिटेरियन सी में क्या इश्यूज हैं, मेडिटेरियन सी में अक्सर लोग जो हैं वो क्रॉस करके यूरोप भागने की कोशिश करते हैं और कई जगह पे कई कंट्रीज में इश्यूज हैं इस चीज को लेकर, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। अभी लैंड बाउंड्री की बात करें तो हम समुद्री बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं और मेडिटेरियन सी से साउथ में चलेंगे। तो यहां पर इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पे मेडिटेरियन सी के पास में एक छोटी सी नहर देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं सुएज कैनाल। यहां पर आपको सुएज कैनाल मिलेगी। सुएज कैनाल जो है वो पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज के बीच में है, दो शहरों के बीच है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज के बीच में। किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। किससे? साउथ की तरफ में जाएंगे तो यहां मिलेगा, यहां पर ये रेड सी का हिस्सा है। हिस्सा किसका है? रेड सी का, बट इसको कहते हैं सुएज बे, सुएज की खाड़ी। खाड़ी एक ऐसा इलाका होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे एक बे बन गया, तो इसको सुएज बे कहते हैं। तो मेडिटेरियन सी और सुएज बे को जोड़ता है। हालांकि मोटे तौर पर देखें तो लाल सागर यानी कि रेड सी को जोड़ता है। तो ये जो सुएज कैनाल है, इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी टू रेड सी। द सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो यहां पे ये हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई, सुएज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। और ये किसको अलग करती है? एशिया को अलग कर देती है अफ्रीका से, सेपरेट्स एशिया एंड अफ्रीका, है ना। तो सुएज कैनाल जो है वो पड़ती इजिप्ट में, कंट्री वाइज देखेंगे तो इजिप्ट में पड़ती है जो अफ्रीका का हिस्सा है, पर ये सऊदी अरेबिया वाले हिस्से को इधर वाले हिस्से से अलग कर देती, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मेडिटेरियन सी जाने वाले जो रास्ते हैं, ये जो रूट है जिससे आपको इंडिया से अगर यूरोप भी जाना हो तो आप रेड सी होकर मेडिटेरियन सी से ही जाओगे, क्योंकि पूरा अफ्रीका घूम के जाना एक बहुत लंबा सौदा पड़ेगा, कोई भी नहीं चाहता ऐसी बेवकूफी करना। पहले यूरोप से जब सुएज कैनाल नहीं थी, यहां एक स्पेशल पॉइंट प्लीज नोट डाउन, सुएज कैनाल कब बनी? 1860 में, 1860 में सुएज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1860। तो 1860 से पहले, यानी कि जब ये सुएज कैनाल नहीं बनी थी, उससे पहले पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था। तो वास्को डी गामा जो इंडिया आया था वो पूरा अफ्रीका घूम के आया था, उसका बड़ा चक्कर लग गया, बहुत चप्पू चलाया उसने, तब इंडिया पहुंचा। हालांकि अब ये रूट हो गया शॉर्ट, किसकी वजह से? सुएज कैनाल की वजह से। तो ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूट में आता है रेड सी, सुएज कैनाल और फिर मेडिटेरियन सी। हालांकि रेड सी पहुंचने के लिए भी हमें बीच में दो तीन जगहों से गुजरना पड़ता है, जिनको हम और गौर से देखेंगे। तो यहां देख सकते हो रेड सी और इधर के बीच में, यानी कि यहां दो वाटर बॉडीज हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम देख रहे हैं रेड सी, और इधर देख रहे हैं गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ने वाला एक वाटर स्ट्रेट हो गया। फिर वापस स्ट्रेट ऐसी जगह है, नैरो प्लेस, जहां पे दो वाटर बॉडीज सेपरेट होती हैं। तो हमें यहाँ पे एक और स्ट्रेट मिला, और इस स्ट्रेट का नाम यहां पर दे रखा होगा बाब अल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ठीक है। जिसको यहाँ पे दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो प्लीज लिख लीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। क्यों? यूरोप जाने के लिए यहां से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप में से कोई शिप से यूरोप जा रहा है तो देख लेना अकॉर्डिंग, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहीं पर जो है वो बाब अल मंडेब को छोड़ के हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, और अब हम आ गए हैं अरेबियन सी में, अपना खुद का अरेबियन सी पड़ोस में अपने। तो इंडिया के ईस्ट की तरफ में जो पूरा समुद्र है इसको अरेबियन सी बोलते हैं। बट इंडिया पहुंचे उससे पहले एक छोटा सा नॉर्थ की तरफ हल्का सा हिस्सा अपने लिए जाना जरूरी हो गया, और इस हिस्से को हम कहते हैं ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से
और नॉर्थ में जाएंगे तो फिर एक स्ट्रेट मिलेगा, इसको कहते हैं हॉर्मूज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हॉर्मूज की खाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे आगे, हालांकि फिलहाल इसको मार्क करना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट्स और सीज कौन से को कौन सा जोड़ता है पता नहीं, कौन सा यूपीएससी पूछ लेगी, याद सारे करने पड़ेंगे। तो जब तक आप मैप बार बार नहीं देखोगे, जब तक बार बार मैप नहीं देखोगे तब तक ये याद नहीं होंगे, बहुत हैं और इन पे क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो सीडीएस, एनडीए, कैट सब में क्वेश्चन बनेंगे। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आपको ये आना चाहिए। अब हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद में हम इससे आगे बढ़े तो हॉर्मूज स्ट्रेट जोड़ता किस किस को है? ओमान की खाड़ी को जोड़ता है फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से। किससे जोड़ता है? पर्शियन गल्फ से जोड़ता है ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से। ये वो इलाका है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो ये वो एरिया है जहां से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल प्रोडक्शन होता है। तो हमारा तेल, चाइना का तेल, जापान का तेल, सबका तेल यहीं से आ रहा है भैया। और तेल के बिना अर्थव्यवस्था नहीं चलती, इकोनॉमी नहीं चलती। तो वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रूट है ये, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रूट है ये, क्योंकि अगर आपको इधर से तेल मंगाना है तो इधर से होकर ही जाओगे, चाहे चाइना जाना हो, जापान जाना हो, सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, सबके लिए ये रूट इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस बहुत है और अक्सर न्यूज में रहता है। और इसके आसपास की कंट्रीज को, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के पास है, गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज, गल्फ देश, खाड़ी देश, सुना होगा हम सबने, न्यूज में आता रहता है, जहां लोग अक्सर जाते हैं काम करने और मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों के पास लिटरेसी कम है तो वो बाहर के लोगों को बुला के काम करवाते हैं मेजरली। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, खासतौर से केरल वगैरह से बहुत सारे लोग यहाँ जाकर काम करते हैं और वो फॉरेन से भारत पैसा भेजते हैं बहुत सारा, जिससे इंडियन गवर्नमेंट का फायदा होता है और वो पैसा कमाते हैं क्योंकि तेल बिकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल के दाम कम हो जाते हैं तो यहाँ पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। तो तेल के दाम कम होने से इंडियंस का नुकसान भी होता है, ये भी ध्यान रहे। हमेशा फायदा नहीं होता कि तेल सस्ता मिल रहा है बढ़िया अपने लिए, तो इससे ये नुकसान भी होता है कि जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से जो इंडियंस यहाँ पर सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, है ना, ईरान, इराक में काम कर रहे हैं, उन लोगों की नौकरियों पर भी खतरा आ गया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मेजरली तेल से चलती है और तेल के दाम हो गए हैं कम। तो इस रीजन को हम स्पेसिफिकली आगे फिर डिस्कस करेंगे, बट एक बार के लिए इसको छोड़ के अभी आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं इंडिया के पास में, जहां पे हमें ये एक अंदर छोटी सी खाड़ी मिलेगी, वापस वही खाड़ी मतलब गल्फ, गल्फ यानी कि एक ऐसा एरिया जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा, वो सॉरी जमीन से घिरा हो। तो ऐसे एरिया को हम कह देंगे, यहां पे आ गई हमारे पास कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। फिर आ गई खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। किसका हिस्सा है? अरेबियन सी का हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ अरेबियन सी, पार्ट ऑफ अरेबियन सी। और फिर हम इंडिया में इधर आएंगे, इधर से घूमेंगे। जैसे इधर से घूमेंगे तो यहाँ पे पहले एक आइलैंड चेन है, यहाँ पे आइलैंड एरिया है और यहाँ पे लक्षद्वीप आते हैं, यहाँ पे मालदीव आते हैं, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया की बात करेंगे। फिलहाल तो आप घूम के आ जाइए इधर, यहां भी एक खाड़ी आ गई, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, पाक स्ट्रेट, यहां पर एक जल संधि है, स्ट्रेट है, जिसे नोन एज पाक स्ट्रेट। क्यों? ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, रिमेंबर पाक स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और फिर हम घूम के पहुंच गए
बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पूरा चक्कर काट के पहुंचेंगे तो मिलेगा एक और आइलैंड चेन जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बगल में अंडमान सी, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के बगल में मिलेगा जो सी, उसी को कहेंगे अंडमान सी। और अंडमान सी से जैसे ही आप इधर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे। इस पूरे रीजन को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि ये एशिया के साउथ में है और ईस्ट वाली तरफ है, तो साउथ ईस्ट एशिया है। एशिया के साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में मेनली आइलैंड कंट्रीज हैं सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब यही है। तो हम यहां पर थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमें मिलेगा अंडमान सी को जोड़ता है किससे? यहां है साउथ चाइना सी। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं साउथ चाइना सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे डिटेल में आगे। पर इन दोनों जगहों को जोड़ता कौन है? तो यहां पे फिर एक स्ट्रेट आ गया, एक स्ट्रेट आ गया जो इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ऐसी जगह को स्ट्रेट कहते हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो खास स्टार मार्क कर लेना भैया, खास स्टार। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में 30% से ज्यादा ट्रेड, क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर चाइना जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसको अपना सामान यूरोप भेजना है तो उसको भेजना इसी रूट से पड़ेगा ना, वो इधर से तो भेजेगा। उसी तरीके से चाइना को यूरोप से सामान मंगवाना है तो भी इधर से ही आएगा। जापान जो कि मेजर इंडस्ट्रियल हब है, हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब का तेल इसी रूट से तो आता है। तो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और मलक्का स्ट्रेट से एक्सपोर्ट भी होता है और वहां से तेल भी आता है, तो दोनों ही चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेट अंदाजा है ऐसा लोगों का कि 38% या 40% तक का ट्रेड वर्ल्ड में यहां से होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इस ट्रेड रूट पे जो कंट्रीज आते हैं उनको फायदा होता है, क्योंकि यहां से बहुत शिप्स निकलते हैं, बहुत शिप्स निकलते हैं तो वो रुकते हैं तो उनको खाने पीने का सामान चाहिए, उनको फ्यूल चाहिए, उनको सामान उतारना है, सामान लादना है। तो यहाँ पे बंदरगाह डेवलप हुए हैं, बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को फायदा होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बनती है। और यहाँ साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हंगामा है जिसको हम आगे समझेंगे, आगे की क्लासेस में समझेंगे। साउथ चाइना सी को अच्छे से तब समझेंगे। एक बार के लिए साउथ चाइना सी को मार्क करते हुए हम इससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर गल्फ ऑफ ये थाईलैंड, ठीक है, ये थाईलैंड बे होगा यहाँ पे, थाईलैंड गल्फ या थाईलैंड बे होगा यहाँ पे। और इससे अब घूम के इधर बढ़ेंगे आगे तो हमें यहां मिलेगा बे ऑफ टोंकिंग, ये जगह मिलेगी बे ऑफ टोंकिंग। गल्फ ऑफ टोंकिंग लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम, यहाँ पे दिख रहा है ये गल्फ ऑफ टोंकिंग, दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिंग। गल्फ ऑफ टोंकिंग से आगे बढ़े तो साउथ चाइना सी से ये आइलैंड आ गया ताइवान का, और इधर से और ऊपर जाने पर आता है येलो सी। येलो सी, ठीक है। और येलो सी के बाद में यहां पे देख सकती है कुछ एक कंट्री हैं जिनको हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान।
अब इसके बाद में यहां पे है जापान के पास में एक छोटा सा समुद्र जिसको जापान सी या सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। हालांकि चाइना वाले इसी को ईस्ट चाइना सी बोलते हैं। तो दोनों नाम लिखे मिलेंगे आपको एटलस में, सी ऑफ जापान भी मिलेगा और ईस्ट चाइना सी भी मिलेगा। कहां है? जापान और चाइना के बीच है या कोरिया के जो पेनिनसुला है उसके बीच है। इससे नॉर्थ में जाते हैं तो सी ऑफ ओखोत्स्क, ओखोत्स्क सी मिलेगा। ओखोत्स्क सी रशिया के बिल्कुल बीच में है और जापान के जो आइलैंड है इधर और इधर जो रशिया के आइलैंड है इसके बीच में ओखोत्स्क सी। ओखोत्स्क सी के नॉर्थ में यानी कि और आगे बढ़ने पर एक ऐसी जगह मिलेगी हमें जहां से बहुत सारे ओशन करंट आ रहे थे। हमने देखे यहां से ओयोशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट आते हैं। ये कौन सा समुद्र बना? इस समुद्र को हमने यहां पे नाम दिया बेरिंग सी, बेरिंग सी। बेरिंग सी देखना है तो आपको वर्ल्ड मैप पे मिल जाएगा। और बेरिंग सी अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आपके एटलस के अंदर, खासतौर से ऑक्सफोर्ड एटलस के अंदर एक पीछे पेज दिया हुआ है जिसमें अटलांटिक ओशन का मैप दे रखा है। ऐसा मैप दे रखा होगा जैसा हम यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो नॉर्थ वाले सीज को दिखाता है, ओशन को दिखा रहा है। जो डबल पेज वर्ल्ड मैप है उससे जस्ट पिछले वाले पेज पे पोल्स का मैप है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों दिखा रखे हैं उसमें। जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑक्सफोर्ड एटलस में पेज नंबर 109 के आसपास है। मिल गया? ओके, तो इस तरीके से हमें जो है वो ये मिला। और यहां पर आपको अच्छे से दिखाई देगा ये वो जगह है जिसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस हमने देखा था, पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है जो इस मैप में भी दिखाई हुई होगी। ये वो जगह है जहां से एशिया और अमेरिका अलग होते हैं। और यहां बेरिंग सी के नॉर्थ में जो स्ट्रेट है उसको बेरिंग स्ट्रेट ही बोलते हैं, जो किसको अलग करता है? एशिया को अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया एंड अमेरिका। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया एंड अमेरिका। ये है बेरिंग स्ट्रेट। एशिया और अमेरिका को अलग करने वाला स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट। बट जोड़ता किसको है? बेरिंग सी को चुकची सी से जोड़ता है। चुकची सी, चुकची सी। बेरिंग सी को चुकची सी से जोड़ता है। कनेक्ट्स बेरिंग सी टू चुकची सी। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम तो एशिया वाले मैप में भी ये चीज दिखा रखी होगी और इस वाले मैप में भी दिखा रखी होगी। आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं। इससे अगला सी है जिसका नाम दे रखा होगा लेप्टेव सी और फिर दे रखा होगा कारा सी। लेप्टेव सी और कारा सी। ये दोनों रशिया के नॉर्थ की तरफ हैं। और यहीं से हम वापस उसी जगह आ गए जहां से हमने शुरू किया था और हम उराल माउंटेन पे आ गए। और इस तरीके से एशिया की चारों तरफ की बाउंड्री या पूरे एशिया की जो सी बाउंड्री है वो हमने पूरी तरीके से कवर कर ली है, जहां पे बहुत सारे लैंडमार्क सीज हमने देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिवीजन करोगे वरना ये याद नहीं रहेगा। विद दिस आई होप जो है वो आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन रीच आउट टू मी, आप मेरे से पूछ सकते हो।